आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। उनकी जन्मदिन को लेकर सोशल मीडिया पर सब उन्हें बधाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो। लेकिन सोचिए, मायावती जी ने कहा है कि मैं गठबंधन नहीं करूंगी। अखिलेश यादव पर भी बड़े आरोप लगते रहे हैं, वो गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, मायावती गठबंधन नहीं करना चाहती हैं। बिहार में तमाम छोटे छोटे दलों से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नहीं गठबंधन करना चाहते। आज लिख के रख लीजिए, बिहार अगर यूपी में सपा बसपा का गठबंधन नहीं हुआ तो बीजेपी 65 से 70 सीटें जीतेंगी, 75 तक आंकड़ा जा सकता है। और बिहार में अगर चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी में से इन चारों में से अगर एक भी नेता नहीं गया नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन में तो 40 की 40 सीटें बीजेपी जीतेंगी। लॉक करके रख लीजिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये बहुजन समाज को तय करना है कि क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, यूपी बिहार सबसे कमजोर कड़ी साबित होगी और बीजेपी 75 सीटें और 40 सीटें जीतने जा रही है, क्योंकि बहुजन नेताओं का घमंड इतना ज्यादा है कि वो आपस में बात ही नहीं कर सकते हैं। मोदी जी खुद को ओबीसी कहते रहे, उनके राज में ओबीसी को ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जहमत भी नहीं उठानी है। आपके सारे संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन आपके नेताओं को जरूरत ही नहीं है इसके, उनको पता भी नहीं होगा। बहुजन नेताओं को पता भी नहीं होगा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप क्या। इसलिए मैं बहुजन नेताओं से अपील करता हूं कि आप लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु, रतन लाल, दिलीप मंडल, मिरान हैदर, उमर खालिद, खालिद सैफी, तमाम दलित पिछड़े आदिवासियों को चुनाव जिताइए। जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज ने अपने आदिवासी युवाओं को चुनाव जिताया है, चंद्रशेखर, तमाम युवाओं को संसद में भेजिए, क्योंकि जो आपके एस्टैब्लिश लीडरशिप है उनको नए नेताओं से प्रॉब्लम है और वो नहीं चाहते हैं कि कोई और नया लीडरशिप उभरे। अगर 3 किलोमीटर दूर ही मंदिर बनाना था तो मस्जिद क्यों गिराई, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत क्यों फैलाई। अब ये साफ हो गया है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। संजय राउत, सोचिए, एक मुस्लिम समाज के बड़े स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बात कही थी, मुझे भरोसा नहीं हुआ था। अब संजय राउत ने कह दिया है कि जहां मस्जिद गिराई गई थी वहां मंदिर नहीं बना है, 3 किलोमीटर दूर बना है। तो सोचिए, मस्जिद मंदिर के, आज बहन जी ने भी कहा कि मंदिर मस्जिद के राजनीति में कुछ नहीं रखा है, उससे अलग होइए और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए राजनीति कीजिए। तो संजय राउत का सीधा सीधा कहना है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और उस जगह मंदिर नहीं बनाया गया है। राम मंदिर उद्घाटन कोई जय शाह की शादी नहीं है जो अमित शाह निमंत्रण कार्ड बंटवा रहे हैं। कन्हैया कुमार का स्टेटमेंट है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल। सवाल है कि मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण पत्र तो नहीं दिया जाता है, और बीजेपी का राम मंदिर पर पेटेंट है क्या, ये भी बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। कुछ पार्टियां, पत्रकार और यूट्यूबर इतने कट्टर सेकुलर हैं कि सरकार द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के विरोध में खड़े हो गए हैं। सबसे खतरनाक षड्यंत्र है चुप्पी, कि आप कुछ कट्टर सेकुलरों का नाम बस सोचिए, ये बात सच है। सोचिए, आखिर अशराफ मुसलमान, ऐसा नहीं कि बिगाड़ के डर से मैं ईमान की, अशराफ मुसलमान क्यों नहीं यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण देना चाहते हैं, जबकि जामिया मिलिया में आरक्षण है, तो एएमयू में क्यों नहीं। और सवाल है कि ओबीसी तो मुसलमान है, 90% मुसलमान खुद ओबीसी हैं, उनको भी फायदा होगा। तो सोचिए, जो क्रिश्चियनों का कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो क्रिश्चियनों का कॉलेज है जिसका खर्चा सरकार देती है, उसमें भी आरक्षण नहीं है। जो ये भी मुसलमान समाज कहता है कि ये मुसलमानों का कॉलेज है, उसका भी खर्चा सरकार देती है, वहाँ भी। तो तमाम, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे अपर कास्ट क्रिश्चियन हो, अपर कास्ट मुस्लिम हो, वो लोग एससी एसटी ओबीसी, जबकि मैं फिर बता रहा हूँ, अगर अलीगढ़ में रिजर्वेशन मिलता है तो 90% मुसलमानों को भी फायदा होगा जो ओबीसी कैटेगरी में है। एससी एसटी ओबीसी मतलब आप किसी धर्म के हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं। मैं समझा दे रहा हूँ एक बार, अगर आप मुसलमान हैं तो आप एसटी और ओबीसी हो सकते हैं, आप सिख हैं तो एससी और ओबीसी हो सकते हैं, आप अगर क्रिश्चियन हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब हो सकते हैं। इसलिए धर्म के चश्मे से मत देखिए इसको, संवैधानिक अधिकार के तौर पर देखिए। आप हिंदू हैं तो एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं। तो सवाल है कि तमाम जो सरकारी खर्चे से संस्थान चल रहे हैं उसमें आरक्षण क्यों नहीं, चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी हो, ये बड़ा सवाल है। कुछ पार्टियां और पत्रकार, तो ये दिलीप मंडल लगातार इसको लेकर डिस्कोर्स कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी मुस्लिम इसके पक्ष में है और जो अपर कास्ट मुस्लिम है वो इसके विरोध में है। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आप मिलकर बढ़ाएंगे बीजेपी की टेंशन। सोचिए, जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, कांग्रेस को गाली दे देकर भी आप बनी, और आज दोनों पार्टियां 5 राज्यों में गठबंधन करने जा रही है, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा और पंजाब।
और बहुजन लीडरशिप वाले जो लोग हैं वो एक दिन साथ नहीं बैठ सकते, इनका घमंड इतना होता है। सोचिए 4 बहुजन नेता बीजेपी के पाले में हैं, चिराग पासवान, मांझी, मुकेश सहनी जा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा। सवाल है कि क्या जो एस्टैब्लिश लीडरशिप है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है? क्या वो सम्मान नहीं देते हैं? क्या वो अपना हित देखते हैं, अपनी पार्टी का हित देखते हैं, दूसरों को उनकी चिंता नहीं है? आपको नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। पिछड़ों का बेटा देश का प्रधानमंत्री और देश में ओबीसी को ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं मिलती। पीएम नरेंद्र मोदी जी कम से कम पिछड़ों के लिए तो इतना कर दीजिए। AK स्टालिन ने लिखा है, सोचिए ओबीसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलते तो ओबीसी के लोग अभी धर्म की राजनीति में व्यस्त हैं, मिलना भी नहीं चाहिए। ओबीसी को स्कॉलरशिप न मिलना अन्याय है। सरकार को चाहिए कि ओबीसी को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे, नेशनल फेलोशिप की संख्या भी बढ़ाई जाए। ओबीसी मांगे स्कॉलरशिप। ये बहुजन समाज के नेताओं को इस मुद्दे की जानकारी नहीं होगी, मुझसे लिख लीजिए। तो आप लोग या तो नेता बदलिए और जो लोग सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव है उनको नेता बनाइए। एक ही परिवार के, एक ही दल के लोगों को बनाते रहेंगे ना तो रुका हुआ पानी सड़ जाता है। बीजेपी क्यों जीत रही? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा परिवर्तन करती है, एक्सचेंज करती है। आप कल्पना कर सकते हैं 17 जुलाई 2003 को उज्जैन में अशरफ हुसैन के बच्चों पर महाकाल सवारी पर थूकने, पानी फेंकने का आरोप लगा। सोचिए, पुलिस ने 3 बच्चों, 2 नाबालिग 5 धाराओं में FIR किया। एक दिन बाद डीजे ढोल बजाकर अशरफ का 3 मंजिला घर तोड़ दिया गया। 3 माह बाद शिकायतकर्ता गवाह कोर्ट में पलट गए और पुलिस पर मनमर्जी FIR करने का आरोप लगाया। सोचिए, ये है मुसलमानों के लिए कितनी मुश्किल है। 17 जुलाई 2003 में उज्जैन की ये घटना है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा लिखा पढ़ा जा रहा है। सोचिए, आरोप लगा था कि वो लोग उज्जैन जाने वाले श्रद्धालुओं पर थूक फेंकते थे। ये बात झूठ निकली और 3 मंजिला मकान जो है उसको ढा दिया गया। इस तरह से नफरत, जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों से नफरत है, आजकल मुसलमानों से नफरत है। अखिलेश यादव ने BSP सुप्रीमो मायावती को जन्मदिन की बधाई दी है, हेमंत सोरेन ने भी बधाई दी है, लेकिन BSP ने कहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। और सोशल मीडिया पर आज वीडियो वायरल हो रहा है किस तरह से BSP सुप्रीमो मायावती ने संसद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय कांग्रेस के कोटे से उपसभापति था कुरियन। तो सोचिए, और BSP सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है, उसको भी सोशल मीडिया पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन सपा बसपा गठबंधन नहीं करेगी। अब तक मायावती के स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है। अखिलेश यादव भी इस गठबंधन के खिलाफ है, जो सूत्र बता रहे हैं। उन्होंने कोई बयान खुलकर नहीं दिया है, वो नहीं चाहते हैं कि गठबंधन हो। तो देखते हैं कि सपा बसपा कितने सीटें जीत लेती है बिना गठबंधन के। जब गठबंधन करके लड़े थे तो 15 जीते थे। पिछड़े का बेटा देश का प्रधानमंत्री और देश में ओबीसी को ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। पीएम नरेंद्र मोदी जी कम से कम पिछड़ों के लिए इतना तो कर दीजिए कि ओबीसी बच्चों के लिए हर साल 500 नेशनल स्कॉलरशिप मिले। तो अगर आप कोई आंदोलन चला रहे हैं मनुवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, तो अपने दम पर चलाइए। आपका नेता आपके साथ खड़ा नहीं होगा, लिख लीजिए। और तर्क की प्रकाष्ठा देख रहे हो विनोद, सोचिए, जिन्हें दलितों के चंदे के पैसे से बनी प्रसादी अपवित्र होने का हवाला देकर पैसे वापस लौटाए, वो हिंदू धर्म को जोड़ रहे हैं। मैंने FIR की कॉपी पेस्ट कर दी है, तो मैं भी हिंदू धर्म को तोड़ रहा हूँ भाई। वाह, सोचिए, मंदिर बनाने की खुशी से डूबकर मर क्यों नहीं जाते सर आप। एक विशाल ढाके है, वो कहे। सोचिए, राजस्थान में शेड्यूल कास्ट के लोगों का चंदा इसलिए लौटा दिया गया क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट हैं और आपके पैसे से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। FIR करा दी गई है। कोलार कर्नाटक में हिंदू देवी देवता की मूर्ति छूने पर एक SC परिवार को 60,000 रुपये जुर्माना थोपा गया। परिजनों ने घर में लगे सभी हिंदू तस्वीरों को हटाकर वहां पर तथागत बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीरों को लगा दिया। वाह, क्रांतिकारी कदम, नमो बुद्धाय। तो ये जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको इसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए। सोचिए, शेड्यूल कास्ट के आदमी के छू जाने से 60,000 का जुर्माना किया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं। और राम मंदिर में क्षत्रिय समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये भी आज सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। सबसे ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और चुनाव आयोग कभी किसी के इशारे पर काम नहीं करता है। राजीव कुमार राय, मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या आप लोगों को भरोसा है? BSP सुप्रीमो ने आज EVM को लेकर बड़े बड़े सवाल उठाए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। 31 जनवरी को EVM के खिलाफ बावन मिश्राम का बड़ा प्रदर्शन होगा। मायावती जी ने आज साफ कहा है कि EVM अब भरोसेमंद नहीं रहा और जब तक EVM नहीं हटता है, मैं बताऊंगा कि EVM से कहां कहां चुनाव होता है। ये बहुत ज़रूरी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर। देश के 31 देशों ने केवल एक बार ट्रायल हेतु कुछ बूथों पर EVM से चुनाव कराया, फिर दोबारा इन देशों में कभी EVM से चुनाव नहीं हुए। 3 देश जर्मनी, नीदरलैंड और प्रागवे ने कई बार EVM से चुनाव कराने के बाद दोबारा बैलेट पेपर की ओर लौट आए। इंग्लैंड, इटली और जर्मनी ने EVM पर पाबंदी लगा दी। जापान EVM को बनाकर भारत को बेचता है लेकिन अपने देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराता है।
विश्व में केवल 4 देश ब्राजील, वेनेजुएला, भूटान और भारत ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। बाकी देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। ईवीएम इंसानों द्वारा बनाई मशीन है जिसमें छेड़छाड़ मुमकिन है। इसी कारण से साइंस टेक्नोलॉजी में कई परचम लहरा चुके देश अमेरिका, यूरोप, रूस ईवीएम मशीन को संदिग्ध मानते हैं। इसी संदिग्ध ईवीएम मशीन से एक पार्टी का राज स्थापित हो रहा है। 1990 के बाद पिछड़े वर्ग ने अपने वोटों से लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और बहन जी को सत्ता संभालने का मौका दिया। कई दशक तक उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी हाशिए पर थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने को तरस गई, बिहार में आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। बीजेपी का अहंकार का राज ईवीएम है। इस ईवीएम पर भरोसा है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, महंगाई, बेरोजगारी मामला हो चुका, बीजेपी झुकाने वाला नहीं है। बैलेट पेपर को अपना मतदाता प्रयोग करते हुए जापान के युवा। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक बहुजनों की सत्ता नहीं आने वाली है। बहुजन दल के नेता भी एकजुट नहीं हो रहे हैं और हेमंत सोरेन ने भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बधाई दी है। तो सोचिए, चुनाव आयोग में बैठा चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम ठीक है। अमेरिका, जापान से ज़्यादा होशियार है अपने देश का चुनाव आयोग। ऐसे चुनाव आयोग बोल रहा है जैसे उसी ने ईवीएम बनाया है। ईवीएम बना लेता तो फिर भी समझ में आता। क्या कहा जाए, हम लोग बोलेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन क्या करें, काम ऐसा चुन लिए हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, सच तो बोलना ही पड़ेगा, चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। अगर फौज में नौकरी कर रहे होते तो लड़ाई के डर से भाग तो नहीं जाते ना, नहीं तो गद्दार कहलाते। तो पत्रकारिता कर रहे हैं, उसमें भी बहुजन समाज की पत्रकारिता कर रहे हैं, तो सच तो बोलना ही पड़ेगा और वही बोलूँगा जो सच है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। यमन पर हमला करने के लिए अमेरिका ने सुरक्षा परिषद से कोई अनुमति नहीं ली। यमन पर अमेरिका, ब्रिटेन के हमले से लाल सागर में अशांति फैल रही है। अमेरिका हमले में आम लोगों को मारे जा रहे हैं और बुनियादी ढांचा नष्ट हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में चीनी प्रतिनिधि का बयान, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।